नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह राजनीतिक चर्चा से करेंगे। और जो इस सप्ताह जो मुद्दा सुर्खियों में रहा वो तो असद का मुद्दा था, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे, 3 दिनों तक दिल्ली में रहे। राजद प्रमुख से उन्होंने मुलाकात की, हालांकि वो मुलाकात राजनीति से ज़्यादा व्यक्तिगत मुलाकात थी। लेकिन उसके बाद जो मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक साथ मिले नीतीश कुमार से, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐतिहासिक बताया गया और कहा गया कि अब हम लोग साथ हैं और आगे भी लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद केजरीवाल से मिले, साथ ही साथ अगले दिन वाम दलों के नेताओं से मुलाकात होती है। तो कहीं ना कहीं जो संदेश गया खास करके नीतीश कुमार की तरफ से कि अब हम विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खबर चल रही है वो ये भी है कि नीतीश कुमार हो सकता है यूपीए के अध्यक्ष बनाए जा सके, ताकि ममता बनर्जी, नवीन पटनायक जैसे दलों को और केजरीवाल की पार्टी को अगर कांग्रेस के साथ जोड़ना हो तो उसमें इनकी अहम भूमिका हो सकती है। जी नहीं, बिल्कुल। और देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्ष एकता प्रदर्शित करने का प्रयास भी करता है और करनी भी चाहिए। और अगर वैसे हम देखें जो राजनीतिक परिदृश्य है तो अकेले अकेले लड़ने से अच्छा है कि आप एकजुट होकर लड़ें। तो जब मुट्ठी बंद होती है तो उसमें ताकत ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो मुट्ठी बंद होने से जो ताकत आ रही है, इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि पांचों उंगलियां एक तो समान नहीं है, और दूसरा इस मुट्ठी का मुकाबला उन बाजुओं से है जिसके पास प्रचंड बहुमत है, जो जिन्होंने लगभग 3.5 दशक बाद भारत में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, दोबारा उससे ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बनाई। अब वो दावा कर रहे हैं अपने काम के आधार पर कि हम फिर से 300 को क्रॉस करेंगे। तो मुकाबला बहुत तगड़ा होगा और देखना होगा कि इस मुट्ठी में ज़्यादा ताकत है या उन बाजुओं में है। बहरहाल सबको ये जब चुनाव होते हैं तो हर एक नेता यही कहता है कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी, कि ताकि कार्यकर्ताओं का और जो उसके उम्मीदवार हैं उसका मनोबल बढ़ा रहे। विपक्ष की एकता की आपने जो बात करी है उसमें प्रयास हो रहे हैं। हमने देखा कि आपने नीतीश कुमार की चर्चा की कि उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में राहुल गांधी भी मौजूद रहे, जो कि एक बड़ी बात थी। उसके अलावा शरद पवार आकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। उस दौरान भी कई सारे वरिष्ठ नेता वहाँ पे मौजूद रहे। आपने पूरा घटनाक्रम दिया कि किस तरीके से नीतीश कुमार की अहम मुलाकातें हुई। और उसके बाद जब वो पटना पहुँचे तो उन्होंने इस यात्रा को सफल बताया और कहा कि ये यात्राएं होती रहेंगी और हम देखेंगे कि और कैसे दलों को साथ लाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल के साथ जो मुलाकात की थी वो भी एक अहम राजनीतिक मुलाकात माना जा सकता है। हाँ, उसको माना जा सकता है। लेकिन हमको देखना होगा कि नीतीश कुमार के पास अब खुद कितनी शक्ति है। नीतीश कुमार का अगर हम देखें तो 2004 के बाद से वो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। बिल्कुल, है ना। लोकसभा चुनाव 2 सीटों से लड़े थे 2004 में, उसमें 1 सीट में चुनाव हार गए थे, 1 पर जीत गए थे। बिल्कुल। उनका जो शायद 1985 या 86 में लास्ट टाइम वो विधानसभा चुनाव लड़े थे। जो व्यक्ति 2004 के बाद से खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, वो राहुल गांधी को या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सपना दिखा रहा है कि हम 2024 में आपकी सरकार बनवा देंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बना चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन अपने बलबूते वो कभी नहीं ले पाए। अभी की अगर हम स्थिति देख लें तो वहाँ पर वो उनकी जो पार्टी है वो तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार विधानसभा में। वो खुद कितने मजबूत हैं, या आप जैसे मान लीजिए कि उनका जो गवर्नेंस है वो कैसा है। जहरीली, वहाँ पे शराब बैन है लेकिन जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। और आप देखिए कि चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, बिहार वहाँ पर कितना आगे बढ़ा है, ये एक बड़ा सवाल है। बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये जो खिचड़ी पक रही है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देश गठबंधन राजनीति के उस दौर में जाना पसंद करेगा जब प्रधानमंत्री को कुछ भी मुद्दे पर बातचीत करनी है, कोई किसी पर सहमति बनानी है, तो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ या जो सहयोगी दल हैं उनके साथ एक मीटिंग बुलाकर उनका मान मनोबल करना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि अपने जो एक राजनीतिक दूत हैं उनको अलग अलग शहरों में जहाँ से वो नेता आते हैं वहाँ पर भेजना पड़ता था कि जाके मनाओ उनको, ताकि ये जो विधेयक है वो पास हो सके या हम ये निर्णय पर आगे बढ़ सकें।
भ्रष्टाचार के जब मामले आते थे, हमको भूलना नहीं चाहिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक उत्तर दिया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कई बार राजनीतिक मजबूरी होती है, गठबंधन राजनीति की मजबूरियां होती हैं, उन्होंने ये कहा था। तो क्या गठबंधन क्या देश को ऐसी मजबूरी आ गई है देश के सामने कि हमको गठबंधन राजनीति के युग में जाना पड़े जहां पर कि कई सारी मजबूरियां प्रधानमंत्री की होती हैं? मजबूती नहीं, आज हम मजबूती देख रहे हैं, लेकिन क्या हम मजबूरी देखना चाहेंगे? ये सवाल देश की जनता को इसका जवाब देना है। और आपने बात करी कि ये जो विपक्षी एकता हो रही है, ठीक है कि नीतीश कुमार आज उनके साथ खड़े आ रहे हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए जीतन राम मांझी ने क्या कहा। जीतन राम मांझी तो उनके साथ ही हैं वहाँ पर, वो अमित शाह से मिलने आए थे, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का कुछ और मिशन है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ अपने गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक अलग मिशन पर हैं। वो अलग मिशन क्या है? अभी हम देख रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी अपना दौरा अलग अलग राज्यों में शुरू किया है, मध्य प्रदेश में। हाँ, तो वो ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उनको क्या निर्देश मिला है, वो क्या किस मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बार बार कह रही है कि 2024 का मुकाबला मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक बोलते हुए मोदी हटाओ देश बचाओ और अनपढ़ पीएम जैसे कैंपेन चला रही है, देशव्यापी चला रही है, और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो देश भर की यात्रा का वो भी शुरू होने वाला है, तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेगी? बिल्कुल। मैं बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनका एक संबोधन सुन रहा था, जो कि उन्होंने अंबेडकर जयंती पर ही दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लिख लीजिए 24 में केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। वो 3 बार ऐसे कह गए तो मेरे को भी लगा कि ये तो कुछ इतना दावा कर रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है? तो सवाल यही है कि देखिए, आप सारे इकट्ठे हो गए, नेता कौन, इस पर एक लड़ाई है। ये लड़ाई जब तक नहीं सुलझेगी तब तक जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। और आप इस तरीके की हमारी कई नेताओं से चर्चा हुई, विपक्षी नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम जो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि हमारे जो मतभेद हैं, जैसे अब सावरकर का मुद्दा है, उस पर राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं, शिवसेना यूबीटी कुछ और बोलती है, तो ऐसे मुद्दों को थोड़ा साइड में रख के और एक एंटी मोदी फ्रंट बनाया जाएगा या एंटी बीजेपी फ्रंट बनाया जाएगा, और उसमें जो विवादास्पद मुद्दे उनको साइड में रखा जाएगा कि ठीक है उसको बाद में देखेंगे। लेकिन बाद में कब देखेंगे ये भी बता देना चाहिए कि हम कब देखेंगे, क्योंकि ताकि जनता को, देखिए जनता के सामने अब जब स्पष्टता के साथ रख रहे हैं सब चीजें, तो आपको पता होना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि हमारा नेता कौन है। ये जो मुद्दे हैं हमारे, इस मुद्दे को हम ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, इसको हम तब देखेंगे जब ये हो जाएगा, तो आप बता दीजिए जनता को जरा। तो ये चीजें आप बता नहीं रहे हैं, तो भ्रम का माहौल बनाकर आप जनादेश नहीं मांग सकते। आपको स्पष्टता के साथ आना चाहिए, और सिर्फ आप एक ही आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? काम करने दीजिए एजेंसियों को। हमको ये समझना होगा, देखिए कि जो एजेंसियां हैं वो सजा नहीं सुनाती हैं। एजेंसी को पास एक मामला गया, एजेंसी ने आपको समन किया, आपसे पूछताछ की, जो कुछ तथ्य सामने आए उसको अदालत में रखा सामने, अदालत तय करेगी कि सबूत है उस तथ्य का कि नहीं है जो एजेंसी ने पेश किया है, उसके आधार पर आपको जेल भेजेगी, सजा देगी, रिहा करेगी, वो अदालत को तय करना है। बिल्कुल। एजेंसी तो कोई सजा नहीं सुनाती है, हर कोई व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। तो क्यों ये एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है, जबकि हमारी एजेंसियों के जो हम आंकड़े देखते हैं उनके कामकाज के, वो शानदार परिणाम देने वाले हैं। कितने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो जब्त की गई है जो घोटालेबाजों से, तो ये भी तो हमको आंकड़े देखने चाहिए। तो खाली आरोप लगा देना और ये गलत बात है। न्यायपालिका पर सबको विश्वास रखना चाहिए। हमारी न्यायपालिकाएं स्वतंत्र हैं और वहां पर बिना सबूत के कोई मामला टिकता नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन एक सवाल ऐड करना चाहूँगा सर, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है या टीवी पे हाथों में हाथ डाल के नेता खड़े होते हैं, मुस्कुराते हुए वो चेहरे हैं, लेकिन कार्यकर्ता, मान लीजिए कांग्रेस का कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ और वाम दलों के खिलाफ लड़ाई लड़के उसने अपनी पार्टी को मजबूत बनाया बंगाल में। आज क्या वे कार्यकर्ता ये कहेंगे कि आप कांग्रेस को वोट दो? नहीं कहेंगे। अगर ऐसा होता है तो बंगाल में क्या कांग्रेस और टीएमसी वाम दल तीनों एक साथ होंगे? केरल में वाम दल कांग्रेस एक साथ होंगे? पंजाब में या दिल्ली में कांग्रेस आप एक साथ होगी? क्या
ऐसा पॉसिबल है राजनीति में? देखिए बहुत मुश्किल है। अब मैं शशि थरूर जी का भी एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो जिस राज्य में जो पार्टी जहां मजबूत है वो वहां पर नेतृत्व करे। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन जब आप वास्तविकता पर आप आते हैं तो ये चीजें हो नहीं पाती। हमने अभी तो देखा राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में आप एक ढंग का उम्मीदवार नहीं उतार पाए, बस फॉर्मेलिटी आपने निभाई कि ठीक है मेरे को विपक्ष की एक औपचारिकता है कि हमको कैंडिडेट देना है, तो आपने वो कैंडिडेट दिया पूरी। आप उससे पहले भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आपने अभी संसद सत्र हुआ, उसमें आपने जेपीसी की मांग पर पूरा सदन का समय बर्बाद कर दिया, लेकिन शरद पवार ने कह दिया कि जेपीसी की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो अभी मुलाकात हुई है इसके थोड़ी देर बाद ही किसी के सुर बदल जाते हैं। और अभी तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और अभी इस साल जो विधानसभा चुनाव परिणाम आएंगे, जो कई राज्यों में चुनाव होने हैं या हो रहे हैं, उसके बाद भी तय होगा कि कौन सा नेता कहां जाएगा, किस गठबंधन में जाएगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ममता बनर्जी की हम जिक्र कर आपने किया, ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे। तो अकेले लड़ाई लड़ेंगे तो क्या, जैसा आपने अभी कहा कि क्या ये वाम और कांग्रेस और ये लोग साथ आएंगे, तो वो नहीं आ पाएंगे। जैसे ममता बनर्जी के अगर हम बयान को देखें तो हमने देखा कि वाम और कांग्रेस ने साथ लिया पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में, दोनों जगह फेल हो गए, है ना। तो और केरल में ये आपस में लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी केरल में जो वायनाड में या जो राहुल गांधी की रैली हुई, या केरल में जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वहां पर मशाल लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, तो उनकी वाम कार्यकर्ताओं से भी भिड़ंत हो रही है, क्योंकि वहां पर इनकी एक दूसरे से टक्कर है, तगड़ी टक्कर है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि विपक्षी एकता में बाधक बनेंगे। और हाथ उठाकर फोटो खिंचवा लेना बहुत आसान होता है। हमने देखा था जब एचडी कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह था, सबने हाथ मिलाकर गले मिलकर क्या क्या फोटो खिंचवाई थी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आए वो सारे के सारे नेता बिखरते चले गए थे। तो अभी नहीं कह सकते हम कि ये जो बैठकें चल रही हैं ये बहुत शानदार परिणाम लेकर आएंगी। मुट्ठी में जब मुट्ठी इन्होंने बंद, पहले बात तो मुट्ठी बनाने की कोशिश हो रही है, क्या वो मुट्ठी बंद होती है, और बंद होगी तो उसमें पांचों उंगलियां समान नहीं है, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और जो मुकाबला है, मुट्ठी का मुकाबला बाजुओं से, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप अखबारों का वो कोड निकालिए, जाति कोड, और देखिए कि अगर आप बिहार में होते तो आपकी जाति कोड क्या होती। हो सकता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो आपको जाति कोड मिल जाएगा। खैर, दूसरे मुद्दे पे आते हैं और बात हम अरविंद केजरीवाल की करते हैं। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है, पूछताछ होगी। आज कुछ देर बाद वो सीबीआई कार्यालय जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी। सर, पूरे मामले पर जिस तरीके की राजनीति है, और आपने अभी जिक्र भी किया कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता सीधे तौर पर मोदी पर निशाना साध रहे हैं, और राघव चड्ढा जो कि बेहद करीबी हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल आज के समय के गांधी जी हैं। उन्होंने ये भी कह दिया, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि अगर मैं भ्रष्टाचार हूँ आज के समय में तो कोई ईमानदार नहीं हो सकता है। जी नहीं, देखिए वो तो अब कोई भी कह सकता है, आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, कोई भी कह सकता है। दावे तो किए जा सकते हैं ना, दावे करने से कोई रोकता नहीं है। आप हर नागरिक स्वतंत्र है, कई सारे अधिकार हैं हम सबके पास, हम उसका उपयोग करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सबसे बड़े गांधी हैं आज के ज़माने के। तो उस समय जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, उस समय भी उनको भी, अन्ना हजारे जी को भी उस समय का गांधी बताया गया था। लेकिन उन गांधी जी के साथ अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने क्या किया, ये देश के सामने है। और गांधी जी शराब के विरोधी थे, लेकिन आपने दिल्ली में ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जिसके पास शराब मंत्रालय भी था, जो कि आप उनके काम का ढिंडोरा पीटते हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव कर दिया, क्रांति कर दी, लेकिन वो शराब घोटाला मामले में जेल में है। तो ये विरोधाभास है ये, और देश की जनता देख रही है। अब अगर आप कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो आपका आरोप चलिए अपनी जगह है, लेकिन अदालतें क्यों नहीं जमानत दे रही हैं? बिल्कुल। सत्येंद्र जैन क्यों आपके साल भर अब शायद होने वाला है, वो जेल में है, वो जब बार बार जमानत के लिए करते हैं, खारिज हो जाती है या मामला और आगे टल जाता है। तो क्यों अदालतें ऐसा कर रही हैं? कुछ आधार होगा तभी तो ऐसा कर रही हैं, और बिना आधार के होता नहीं है। और जमानत कई नेताओं को मिले हैं, जमानत मिले हैं। संजय राउत हाल में ही देखा हमने किस तरीके जमानत पे वो बाहर हैं। बिल्कुल। और ये अदालतों की जो टिप्पणियां होती हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी को न्याय तंत्र में विश्वास रखना चाहिए। और पूछताछ के लिए, जैसा हमने अभी कहा, पूछताछ के लिए बुलाया है, तो डर, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डर किस बात का? देखिए, सबूत
क्रिएट नहीं किए जा सकते, और कोई अगर उसको तोड़ मरोड़ के कुछ बना भी ले तो अदालतों में नहीं टिक पाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें सबको समझनी चाहिए, और अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी ही साबित होगी। अगर आपने कुछ घोटाला किया है तो घोटाला साबित होगा, तो डरना नहीं चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो आप जांच का सामना कीजिए, लेकिन जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं वो लग रहा है उससे कि दाल में कुछ काला है, और ये दाल में कुछ काला है इसी को छिपाने के लिए सीधा प्रधानमंत्री पर अटैक किया जा रहा है। क्योंकि जब एक खासतौर पे अगर हम आम आदमी पार्टी की जो राजनीति अब तक की रही है उसमें अगर हम जो भी घटनाक्रम रहे हैं इस आम आदमी पार्टी के उतार चढ़ाव के, तो अगर हम उसमें गौर करें तो ये थोड़ा सा हल्ला बोल स्टाइल में काम करते हैं ये लोग। आपने कुछ अगर मेरी कोई गलती हो गई, मुझसे कुछ गलती हो गई, तो मैं उस अपनी गलती को ढकने के लिए इतना तेज का हल्ला बोलता हूं सामने वाले पर कि वो आवाज, वो शोर ऐसा हो जाता है कि वो गलती दब जाती है या कुछ। तो ये गुरिल्ला युद्ध टाइप का इनकी एक राजनीति रही है, शुरू से रही है ये। और अभी प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं, कभी सीधा उपराज्यपाल को निशाने पर लेते हैं। आप देखिए ना कि ये बहुत सारे ऐसे दिल्ली में निर्णय होते हैं जो कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही किए जाने चाहिए, लेकिन पहले ये बिना मंजूरी के निर्णय कर लेते हैं। उपराज्यपाल उस पर रोक लगाते हैं, तब ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, हम तो देखिए ये करना चाहते हैं, और लेकिन वो रोक रहे हैं। तो ये एक बस खाली संघर्ष, आपसी संघर्ष की इस तरीके की राजनीति करने में माहिर लोग हैं। काम करना इनके शायद बस की बात नहीं है, या करना नहीं चाहते, या इनकी वो नीति का हिस्सा नहीं है। दिल्ली में इससे पहले भी इस तरीके की राजनीतिक स्थिति रही है कि केंद्र में किसी और की सरकार है और दिल्ली में किसी और की सरकार है, लेकिन उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच ऐसा विवाद कभी देखने को नहीं मिला। अगर हम पिछले 25-30 सालों की राजनीति पर नज़र डालें तो, लेकिन अब देखने को मिल रहा है क्योंकि शायद मुख्यमंत्री की नीति कुछ और है, तो वो अब, लेकिन जनता समझती है। और अब उनको देखिए, अगर उन्होंने गलत किया है तो वो जेल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो बार बार कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया हम आपको मिस कर रहे हैं, तो पता नहीं ईश्वर ने कहीं ऐसा तो नहीं लिख दिया कि दोनों की मुलाकात हो जाएगी। तो वो अब देखिए, ये एक चीज जो मैंने कही, ये सब चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है। होगा क्या, होना क्या है, ये सब अदालतें तय करेंगी, और जो हमारे विधिक प्रक्रिया जो भी है उसके आधार पर तय होगा। बिल्कुल, बाकी सब चीजें तो खैर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चुटकियां लोग लेते रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है तो उनको जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन पर भी कुछ आरोप लगाए गए थे, SIT ने उनसे भी घंटों पूछताछ की थी। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तत्कालीन केंद्र सरकार पर हमला नहीं बोला था, कोई उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आंदोलन नहीं किया था। पूछताछ के लिए बुलाया है, जाइए अपनी बात रखिए, आप सामने वाले को संतुष्ट कर दीजिए, वो आपकी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देगा, वहाँ पर से सब चीज़ें तय होंगी। उन्होंने, मोदी जी ने रखी थी, और सारे जो चाहे उच्च न्यायालय थे चाहे उच्चतम न्यायालय थे, सबसे उनको क्लीन चिट मिली थी। तो आप भी रखिए ना, अगर ईमानदार हैं, कुछ गलत नहीं किया तो रखिए। हाँ, कट्टर ईमानदारी, कट्टर ईमानदार जब आप दावा करते हैं तो फिर तो आपके पास बहुत सारे सबूत भी होंगे कट्टरता के। बिल्कुल। आखिर में चलते चलते यूपी में क्या चल रहा है? देखिए, यूपी में जो चल रहा है उससे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। कानून व्यवस्था का राज क्या होता है ये आपको उत्तर प्रदेश में आकर देखना चाहिए। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि क्या इनकाउंटर सही है, इनकाउंटर तरीका है? देखिए, इसमें हमको, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमको उनकी भी सोचना चाहिए। हमको पहले ये देखना चाहिए कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने जो प्रयागराज में जो उमेश पाल का हत्याकांड हुआ था उसके CCTV फुटेज देश ने देखे। उसमें असद का जो फायरिंग कौशल था वो भी देखा सबने। उस फायरिंग कौशल को सबने देखा जब, तो अगर वो गोली हमारे STF के जवान को लग जाती तो क्या वो सही होता? और हम अपने 2 जवान वहां पर पहले ही शहीद करा चुके थे, उमेश पाल के साथ जो सुरक्षाकर्मी थे। तो क्या हम, हमारे जो STF के जो हमारे जो भी जवान हैं, कितने प्रशिक्षण के बाद वहां पर नियुक्ति मिलती है? एक एसेट होता है किसी भी पुलिस बल का, जो हमारे STF के जवान होते हैं, तो सारे जवान एसेट हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको इतना प्रशिक्षित किया है, तमाम तरह की उसको जानकारी हासिल है, तो वो क्या हम एक ऐसा प्रशिक्षित कोई भी जवान, हम उस पर अगर गोली लग जाती उनको, तो क्या वो अच्छा होता?
हमको ये भी सोचना चाहिए कि वो जो व्यक्ति जो मारा गया है, हमको आखिर जो माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, बाकी लोग हैं, उनके मानवाधिकारों की क्यों चिंता होती है? जितने घर इन लोगों ने उजाड़े, जितनी जिंदगियां इन्होंने तबाह की, क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं था? हमारे सुरक्षा कर्मियों का, हमारे पुलिस बल का क्या मानवाधिकार नहीं होता? तो हमको ये नहीं देखना चाहिए। हम सबने सीसीटीवी फुटेज देखी, सामने गोली मार रहा है। अगर वो हमारे किसी पुलिस वाले को गोली मार देता तो सोचिए कि हमारा कितना, देश का कितना बड़ा नुकसान होता। उससे अच्छा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और वो मारा गया। मुझे लगता है ऐसे लोगों से साथ कोई सहानुभूति होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। राजू पाल जो विधायक थे, उनकी हत्या 2005 में हुई थी। आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला जी। लेकिन उमेश पाल, जिनको 24 फरवरी को मारा गया था, लेकिन उनका अगर परिवार ये कह रहा है कि हमें न्याय मिल रहा है, तो इसमें देश की जनता को तय करना है, क्योंकि अगर न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी होती है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हमेशा रही है जी। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।